प्रश्न एक, राजद्रोह के अपराध के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं? उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क के अनुसार जो कोई व्यक्ति बोले गए, लिखे गए या संकेतों अथवा दृश्य रूपणों द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या अप्रीति उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत राजद्रोह के लिए दंडित किया जाता है। अतः राजद्रोह के अपराध के लिए सबसे आवश्यक तत्व यह है कि अभियुक्त द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या अप्रीति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाए। और अप्रीति, यहाँ प्रीति हो गया है, यह अप्रीति होगा, का अर्थ शत्रुता की भावना उत्पन्न करने से है। इसके अंतर्गत सरकार की आलोचना सम्मिलित नहीं है, चाहे वह कितनी ही कटु क्यों ना हो। प्रश्न 2, आपराधिक षड्यंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क में दी गई परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, पहला कोई अवैध कार्य, दूसरा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता। उद्देश्य तत्वहीन है। प्रश्न 3, बलवा क्या है? बलवा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है। धारा 146 के अनुसार जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के लिए दोषी होता है। बलवा के आवश्यक तत्व। बलवा के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, 5 या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव निर्मित होना चाहिए। दूसरा, वह किसी सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हो। तीसरा, उन्होंने आशायित सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो। चौथा, उस अवैध जमाव ने या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। पांचवा, ऐसे बल या हिंसा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। प्रश्न 4, बलवा और दंगा में क्या अंतर है? बलवा और दंगा में अंतर। पहला है, बलवा निजी या सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है परंतु दंगा सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर ही किया जा सकता है, निजी स्थान पर नहीं। दूसरा है, बलवा के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी आवश्यक है, जबकि दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, बलवा में विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य दंडित किया जाता है, भले ही उसके कुछ सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से बल या हिंसा का प्रयोग न किया हो, जबकि दंगे में सिर्फ वही व्यक्ति दंडित होते हैं जिन्होंने वास्तव में उसमें भाग लिया है। चौथा है, बलवा दंगे की अपेक्षा अधिक गंभीर अपराध होने के कारण उसके लिए 2 वर्ष का सादा या कठोर कारावास या अर्थदंड या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है, जबकि दंगा अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराध है, अतः उसके लिए सिर्फ 1 माह तक का सादा या कठोर कारावास 100 रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 5, बलवा एवं विधि विरुद्ध जमाव में क्या अंतर है? उत्तर है, बलवा एवं विधि विरुद्ध जमाव में अंतर। पहला, यदि दोनों पक्ष उपद्रवी ढंग से एकत्रित होते हैं तथा अपने उद्देश्यों को हिंसा द्वारा यथार्थ निष्पादित करते हैं तो यह बलवा होगा। बलवा धारा 146 के अंतर्गत आता है, जबकि विधि विरुद्ध जमाव
धारा 141 के अंतर्गत आता है। इस धारा में यह बताया गया है कि यदि व्यक्तियों का समूह यानी कम से कम 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक प्रयोजनवश केवल मिलते हैं, जिसे यदि संपादित किया जाता है तो वे बलवाकारी बन जाते हैं तथा बिना कुछ किए और प्रयोजन को निष्पादित किए ही बिखर जाते हैं, तो यह एक विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। दूसरा, बलवा में हिंसा या बल का प्रयोग आवश्यक है, जबकि विधि विरुद्ध जमाव में अवैध उद्देश्य ही पर्याप्त है, बल या हिंसा आवश्यक नहीं है। तीसरा है, बलवा का क्षेत्र सीमित है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में परिभाषित किया गया है, जबकि विधि विरुद्ध जमाव का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है तथा इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 6, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना में अंतर बताइए। उत्तर, मिथ्या साक्ष्य देना धारा 191 और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना धारा 192 में लाया गया है। पहला, साक्ष्य देने के अपराध के लिए अभियुक्त का केवल सामान्य आशय होना पर्याप्त है, जबकि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध में विशिष्ट आशय विद्यमान होना आवश्यक है। दूसरा, मिथ्या साक्ष्य देना किसी कार्रवाई की विशेषता की बात में संबंधित होना आवश्यक नहीं, परंतु मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध में मिथ्या गढ़ने गए साक्ष्य का कार्रवाई के किसी तात्विक बात से संबंधित होना आवश्यक है। जैसे ही मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है, अपराध तुरंत पूर्ण हो जाता है, चाहे वह कार्रवाई के किसी बात से संबंधित हो अथवा नहीं। तीसरा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के परिणाम स्वरूप न्यायालय या लोक सेवक को कार्रवाई से संबंधित किसी तात्विक बात के बारे में राय कायम करने में भ्रम या गलतफहमी उत्पन्न होना आवश्यक है, परंतु धारा 191 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा, धारा 191 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी जाती है जो शपथ पर सत्य कहने के लिए आबद्ध हैं, परंतु धारा 192 के अपराध के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। पांचवा, धारा 191 के अपराध के लिए जिस समय मिथ्या साक्ष्य दिया गया है उस समय कोई न्यायिक या गैर न्यायिक कार्रवाई अस्तित्व में होनी चाहिए, परंतु धारा 192 के अपराध के लिए ऐसी कोई कार्रवाई की भविष्य में संभावना होना मात्र पर्याप्त आधार होगा। प्रश्न 7, रत्नेश नामक व्यक्ति ने मत्तता नशे की स्थिति में एक 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार का प्रयास किया। लड़की ने इसका प्रतिरोध किया। इस पर रत्नेश ने अपना हाथ लड़की के मुंह पर रख दिया और उससे दूसरे हाथ का अंगूठा उसके गले पर रखकर दबाया ताकि लड़की शोर ना मचा सके। इस प्रयास में उसने अनजाने में ही उसकी हत्या कर दी। रत्नेश को क्या इस हत्या में मत्तता का बचाव मिलेगा, स्पष्ट करें। प्रस्तुत समस्या में रत्नेश को मत्तता का बचाव नहीं मिलेगा और वह हत्या के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि मत्तता अपने आप में उन्मुक्ति नहीं है। ऐसा प्रावधान धारा 85 में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है तो उसके द्वारा कृत्य अपराध के लिए वह दोषी नहीं होगा, किंतु प्रस्तुत उदाहरण में कहीं भी अनैच्छिक मत्तता की बात नहीं की गई है, अतः धारा 85 का बचाव अभियुक्त को यहाँ नहीं मिलेगा। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से दंडित किया जाएगा। इसी उदाहरण से मिलता जुलता वाद डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वियर्ड 1920 AC का है, जिसमें अभियुक्त को हाउस ऑफ लॉर्ड ने मृत्यु दंड से दंडित किया।